की शुरुआत 2014 में होती है, जहां पर गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी ने ज़ेंडार प्लेनेट को रोनन से बचा लिया था। साथ ही पावर स्टोन को भी ज़ेंडार के हवाले कर दिया था और यहाँ से ये गार्डियंस नन्हे ग्रूट को लेकर ब्रह्मांड की सैर पर निकल पड़े थे और अलग अलग जगहों पर जाकर लोगों की मदद कर रहे थे। इसके बदले में ये उनसे पैसे भी ले लेते थे। और अब गार्डियंस को सोवेरियन नाम के प्लेनेट पर बुलाया जाता है और इस सोवेरियन प्लेनेट की महारानी का नाम आयशा है। और आयशा ने गार्डियंस को इसलिए अपने पास बुलाया होता है क्योंकि इनके प्लेनेट पर मौजूद एन्यूलेक्स बैटरीज, जिसके जरिए इनके प्लेनेट पर मौजूद हर चीज चलती है, उसे बार बार एलियंस चोरी करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये बैटरी सिर्फ और सिर्फ सोवेरियन में मिलती है और इनकी कीमत अरबों में होती है। और यहाँ पर गार्डियंस आयशा की मदद करते हैं और उस एलियन को मार देते हैं। आयशा ये काम अपने ड्रोन से भी करवा सकती थी, लेकिन उसके ड्रोन्स बहुत ज्यादा कीमती होते हैं और महंगे होते हैं, इसीलिए वो उन्हें वेस्ट नहीं करना चाहती थी। और अब क्योंकि गार्डियंस ने आयशा के लिए उसका काम किया है, तो आयशा उन्हें इनाम के रूप में नेब्यूला दे देती है। वो नेब्यूला जो गमोरा की जान की प्यासी है और जिसे नोवा सीनर ढूंढ रही है। और अब गार्डियंस नेब्यूला को लेकर यहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन रॉकेट बहुत ज्यादा स्मार्ट होता है और वो इस प्लेनेट पर मौजूद कुछ एन्यूलेक्स बैटरीज को चुरा लेता है, क्योंकि इनकी कीमत बहुत ज्यादा होती है। और अब ये गार्डियंस इस प्लेनेट से निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन तब तक आयशा को पता चल जाता है कि गार्डियंस ने आयशा को धोखा दिया है, इसीलिए वो अपने ड्रोन्स के जरिए गार्डियंस पर हमला करवा देती है। और ये सारे ड्रोन्स मिलकर गार्डियंस के शिप को बहुत ज्यादा नुकसान पहुँचाते हैं। लेकिन तभी यहाँ पर इनकी मदद के लिए एक अनजान शिप आता है और वो आयशा के सारे ड्रोन्स को बर्बाद कर देता है। और इस डिस्ट्रैक्शन का फायदा उठाकर गार्डियंस अपने उस खराब शिप को लेकर बरहट नाम के एक प्लेनेट पर चले जाते हैं, जहां पर उनका प्लेन क्रैश हो जाता है और पूरी तरह से खराब हो जाता है। और बरहट पर वो शिप भी आ जाता है जिसने गार्डियंस की मदद की। और इस शिप में ईगो नाम का एक आदमी होता है जिसके साथ मेंटिस भी होती है। और यहाँ पर ईगो अपने आप को स्टार लॉर्ड फादर बताता है और बताता है कि बहुत सालों पहले वो स्टार लॉर्ड की माँ मेरेडिथ क्विल से मिला था और वो गार्डियंस को बताता है कि जब स्टार लॉर्ड की माँ मेरेडिथ क्विल की मृत्यु हुई, तब पीटर को अपने पास बुलाने के लिए उसने ये काम योंडू को सौंपा था। पर योंडू ने स्टार लॉर्ड को अपने साथ रख के उसे भी एक रेवेजर बना दिया, जिसकी वजह से ईगो को लगा कि उसका बेटा स्टार लॉर्ड मारा गया। लेकिन जब कुछ दिनों पहले उसे पता चला कि एक इंसान इन्फिनिटी स्टोन उठाकर भी जिंदा है, तो वो समझ गया कि वो और कोई नहीं बल्कि स्टार लॉर्ड है, यानी कि ईगो का बेटा। यहाँ पर ईगो अपने आप को एक खास जीव सेलेस्टियल बताता है और अपने बारे में और जानकारी देने के लिए वो सारे गार्डियंस को अपने साथ अपने प्लेनेट पर ले जाना चाहता है। स्टार लॉर्ड, गमोरा, ड्रैक्स, मेंटिस और ईगो के साथ चले जाते हैं। वहीं रॉकेट और ग्रूट मिलकर बरहट में गार्डियंस के शिप को रिपेयर करते हैं और साथ ही वो नेब्यूला को भी रॉकेट के पास छोड़ जाते हैं, ताकि अगर नेब्यूला भागने की कोशिश करे तो रॉकेट उसे मार दे। दूसरी तरफ हमें आयशा देखने को मिलती है, जो कि अब बहुत ज्यादा गुस्से में है, क्योंकि गार्डियंस की वजह से उसके बहुत सारे कीमती ड्रोन्स बर्बाद हो गए। और अब वो गार्डियंस को मारने का काम सौंपने के लिए कॉन्ट्रैक्सिया नाम के प्लेनेट पर जाती है, जहां पर वो ये काम योंडू को सौंपती है। योंडू जो खुद स्टार लॉर्ड को ढूंढ रहा था, इसीलिए योंडू अपनी शिप में बहुत सारे रेवेजर्स को लेकर उस बरहट नाम के प्लेनेट पर पहुंच जाता है, जहां पर कुछ समय पहले गार्डियंस थे। और जब ये लोग वहां पर पहुंचते हैं तो इनकी मुलाकात ग्रूट और रॉकेट से होती है। ये लोग रॉकेट और ग्रूट को कैद कर लेते हैं और रॉकेट से उसकी बैटरीज भी छीन लेते हैं। लेकिन यहाँ पर योंडू का प्लान थोड़ा अलग था। दरअसल योंडू रॉकेट से छीनी हुई एन्यूलेक्स बैटरीज को चोर बाजार में बेचकर ज्यादा पैसा कमाना चाहता था, पर यहाँ पर उसके सारे रेवेजर्स उसके खिलाफ हो गए, क्योंकि रेवेजर्स के भी अपने कुछ नियम और कायदे होते हैं और योंडू उनमें से किसी को नहीं मान रहा था। लेकिन यहाँ पर कोई भी रेवेजर उसके खिलाफ नहीं जा सकता था, क्योंकि योंडू के पास खतरनाक हथियार था जिसे वो अपने सर पर लगे हुए फिन के जरिए कंट्रोल करता था और एक सीटी में कई सारे लोगों को ढेर कर सकता था। लेकिन तब कैद हुई नेब्यूला आजाद होकर योंडू के उस रिमोट को उड़ा देती है, जिसकी वजह से अब योंडू कमजोर हो चुका है। और इन्हीं रेवेजर्स में से एक रेवेजर जिसका नाम टेजर फेस होता है, अब अपने आप को योंडू की शिप पर नया कप्तान घोषित कर लेता है और वो योंडू, रॉकेट और ग्रूट को कैद कर लेता है। साथ ही नेब्यूला ने उसकी मदद की थी, इसीलिए वो नेब्यूला को एक शिप दे देता है और उस शिप को लेकर नेब्यूला ईगो के प्लेनेट के लिए रवाना हो जाती है, जहाँ पर गार्डियंस जा रहे हैं। और टेजर फेस खुद योंडू, रॉकेट और ग्रूट को लेकर सोवेरियन प्लेनेट के लिए रवाना हो जाता है, क्योंकि योंडू के पास उसका फिन नहीं है, इसीलिए वो अपने खास आदमी जिसका नाम क्रेगलिन होता है उसकी मदद लेता है। दरअसल क्रेगलिन ने कभी योंडू को धोखा नहीं दिया था और वो
टेजरफेस के ग्रुप में छुपकर योंडू की मदद करता है और वो किसी तरह योंडू को उसका नया फिन दे देता है, जिसकी मदद से रॉकेट, ग्रूट और योंडू मिलकर उन सारे धोखेबाज रेवेजर्स को खत्म कर देते हैं और आधी से ज्यादा शिप को भी बर्बाद कर देते हैं और एक शिप लेकर यहाँ से ईगो प्लेनेट के लिए रवाना हो जाते हैं। लेकिन टेजरफेस मरते मरते उस प्लेनेट का पता सोवेरियन वासियों को भेज देता है, जहाँ पर योंडू स्टार-लॉर्ड को पकड़ने गया है और अब वो शिप बर्बाद हो जाता है, जिससे रेवेजर्स और टेजरफेस मारा जाता है। दूसरी तरफ अब हमें गार्डियंस देखने को मिलते हैं जो कि ईगो के प्लेनेट पर पहुंच चुके हैं। ये प्लेनेट बहुत ज्यादा सुंदर होता है, लेकिन यहाँ पर ईगो और मेंटिस के अलावा कोई नहीं रहता, जिससे गार्डियंस को इस प्लेनेट पर बहुत ज्यादा शक होता है। इसीलिए वो अलग अलग होकर इस प्लेनेट पर घूमने लगते हैं। वहीं ईगो किसी तरह स्टार-लॉर्ड को अपने साथ अकेले में ले जाता है, जहाँ पर वो उसे अपनी हिस्ट्री के बारे में बताता है और अब हमें पता चलता है कि ईगो बहुत समय से इस ब्रह्मांड में घूम रहा था और वो कोई इंसान या कोई देवता न होकर एक सेलेस्टियल था जो कि प्लेनेट बनाते थे, और जिस प्लेनेट पर अभी सारे गार्डियंस मौजूद है वो पूरा प्लेनेट ही ईगो है। पर ईगो के पास अपनी इस लंबी अनंत जिंदगी का कोई मकसद ही नहीं था, इसीलिए वो अलग अलग प्लेनेट पर जाकर उनका रूप ले लेता था और वहाँ पर अपना एक बीज बो देता था, वहाँ पर जाकर अपनी एक नई फैमिली बनाता था और स्टार-लॉर्ड भी उनके उन्हीं बच्चों में से एक था। और ईगो ऐसा इसलिए कर रहा था क्योंकि वो पूरे ब्रह्मांड का रचयिता बनना चाहता था। ईगो अकेला बहुत सारे प्लैनेट्स को नहीं बना सकता था, इसीलिए वो अपनी बनाई हुई फैमिलीज में मौजूद बच्चों का इस्तेमाल करके अलग अलग प्लैनेट्स बनाता था। और स्टार-लॉर्ड की मदर मेरेडिथ भी ईगो की ही शिकार थी, जिसे ईगो ने यूज करके उसे मार दिया था। और जब स्टार-लॉर्ड को ये बात पता चलती है तो वो अपने पिता पर हमले कर देता है, पर उसके पिता के शरीर को कोई फर्क नहीं पड़ता और अब स्टार-लॉर्ड और ईगो के उस नकली शरीर के बीच में जबरदस्त फाइट होती है। दूसरी तरफ गमोरा को ढूंढते हुए नेब्यूला भी एक शिप लेकर ईगो के प्लेनेट पर पहुंच जाती है और वो नेब्यूला पर बहुत सारे हमले करती है, लेकिन इन हमलों में उसका शिप क्रैश हो जाता है और वो एक खाई में गिरने वाली होती है, लेकिन गमोरा उसे बचा लेती है और अब गमोरा और नेब्यूला में दोस्ती हो जाती है। और साथ ही इन दोनों को यहाँ पर घूमते वक्त बहुत सारे कंकाल मिलते हैं और ये समझ जाते हैं कि ईगो एक जानलेवा प्लेनेट है, इसलिए गमोरा और नेब्यूला मेंटिस के पास जाकर उससे पूछताछ करती है। यहाँ पर मेंटिस उन्हें सच्चाई बताती है, ईगो खुद एक प्लेनेट है और दूसरी दुनियाओं के प्लेनेट को वो बर्बाद करके एक नई दुनिया बनाना चाहता है और उसके लिए इंसान और अलग प्रजातियाँ सिर्फ और सिर्फ कीड़े मकोड़ों के समान है। और ईगो मेंटिस को अपने पास इसलिए रखता है क्योंकि मेंटिस के पास ऐसी सुपर पावर्स हैं जिससे वो किसी के भी इमोशंस को कंट्रोल करके उसे गहरी नींद में सुला सकती है। और अब ये लोग समझ जाते हैं वो स्टार-लॉर्ड के साथ क्या करना चाहता है, इसीलिए ये लोग स्टार-लॉर्ड के पास पहुंचकर उसे बचाने की कोशिश करते हैं। तब तक योंडू, क्रेगलिन और रॉकेट ग्रूट के साथ यहाँ पर पहुंच जाते हैं और अब ये लोग मिलकर उस पूरे प्लेनेट से फाइट करते हैं। यहाँ पर इस फाइट में इनका साथ नेब्यूला भी देती है, जो कि अब इन्हीं गार्डियंस का एक हिस्सा बन चुकी है। और अब सारे गार्डियंस मिलकर ईगो को मारने की कोशिश करते हैं, पर ईगो बहुत ज्यादा पावरफुल होता है। लेकिन तब तक यहाँ पर आयशा के भेजे हुए वो सारे ड्रोन्स आ जाते हैं जिन्हें मरते वक्त टेजरफेस ने इस प्लेनेट का पता दिया था, और ये सारे ड्रोन्स मिलकर गार्डियंस के साथ साथ इस प्लेनेट पर भी हमला, जिससे ईगो का ध्यान गार्डियन से हट जाता है। और अब रॉकेट ग्रूट को एक बम देकर इस प्लेनेट के कोर में भेज देता है, जहाँ पर ईगो का सेंटर ब्रेन है। दूसरी तरफ योंडू, रॉकेट और ये सारे गार्डियंस मिलकर आयशा के भेजे हुए सारे ड्रोन्स को खत्म कर देते हैं और ग्रूट भी उस बॉम्ब को ईगो के ब्रेन तक पहुंचाकर उसे ब्लास्ट कर देता है और अब ये प्लेनेट धीरे धीरे बर्बाद हो रहा है। लेकिन इससे पहले ये सारे गार्डियंस यहाँ से निकल जाते हैं, पर स्टार-लॉर्ड के पास कोई भी स्पेस सूट नहीं होता, इसीलिए उसे बचाने के लिए योंडू अपना स्पेस सूट उसे दे देता है। और अब हमें पता चलता है कि योंडू ने स्टार-लॉर्ड को इसीलिए अपने पास रखा था क्योंकि वो जानता था कि अगर वो स्टार-लॉर्ड को ईगो तक पहुंचा देगा तो ईगो स्टार-लॉर्ड को खत्म कर देगा। और अब योंडू की मृत्यु हो जाती है। इसके बाद गार्डियंस योंडू की एक शानदार फ्यूनरल रखते हैं, जहाँ पर बहुत सारे रेवेजर्स आते हैं जो कि योंडू के साथी थे और वो लोग उसे एक ट्रिब्यूट देते हैं। और साथ ही योंडू के उस फ्यूनरल के बाद स्टार-लॉर्ड योंडू का वो फिन किट उसके खास दोस्त क्रेगलिन को दे देता है, यानी अब योंडू की जगह उसका खास दोस्त क्रेगलिन संभालेगा। साथ ही अब ये गार्डियंस अपने नए मिशन के लिए निकल पड़ते हैं। साथ ही अब गार्डियंस के ग्रुप में नेब्यूला के साथ साथ मेंटिस भी अब गार्डियंस का साथ देती है और अब गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी इस ब्रह्मांड में घूमने निकल पड़ते हैं। दूसरी तरफ हमें आयशा देखने को मिलती है, जिसके सारे ड्रोन्स गार्डियंस और ईगो की वजह से खत्म हो चुके हैं। अब
उसका गुस्सा 7वें आसमान पर है और वो फैसला करती है कि उसका पैदा होने वाला बच्चा जिसका नाम एडम होगा वो गार्डियन से आयशा का बदला लेगा। और अंत में हमें देखने को मिलता है कि अब 4 साल गुजर चुके हैं और वक्त आ चुका है 2018 का, और अब ग्रूट भी बड़ा हो चुका है और ये गार्डियंस ब्रह्मांड में घूम रहे हैं। और इसी के साथ ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है।